इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के 40 महत्वपूर्ण सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग आभासी को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे आपको उसका आभासी प्रतिबिंब समतल और उत्तल दर्पण में बनता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। याद रखेंगे, समतल और उत्तल दर्पण दोनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल में वास्तविक और आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? हम जानते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इस पे याद रखेंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर R/2। इसको जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो R बराबर 2F। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रकाश का तरंग का उदाहरण है। तो हम सब जानते हैं प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f के बीच जो संबंध को दर्शाता है उसे हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। इसका होता है 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6 नंबर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? वही फोकस और वक्रता त्रिज्या में हम पहले पढ़े थे, F बराबर R/2 होता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है? याद रखेंगे, अगर m आवर्धन होता है, इसका मान अगर ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन रहा होता है, अर्थात वास्तविक होता है। अगर m धनात्मक होता है तो आभासी इंगित करता है, आभासी मतलब उल्टा होता है। इसका मतलब ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर देखते हैं, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? तो अब हम लोग जानते हैं सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। याद रखेंगे, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का और उपयोग करते हैं सोलर कुकर में हजामती दर्पण मतलब दाढ़ी बनाने में और गाड़ियों के अग्रदीपों में, जबकि उत्तल का गाड़ी के साइड मिरर में और समतल का चेहरा देखने में करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 9 में भी वही है, मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर में लगा होता है। तो अभी बता दिए आपको, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परावर्तक सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। अभी हम पढ़े हैं अवतल दर्पण में सर्च लाइट के परावर्तक सतह के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। दोनों नियम को यहाँ नीचे लिख दिया गया है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछता है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? फिर याद रखेंगे, समतल दर्पण द्वारा वस्तु के बराबर बनता है। अवतल में बड़ा और छोटा दोनों बन सकता है, उत्तल में छोटा बनता है। तो यहाँ बड़ा पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर अवतल होगा। दोनों का एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो हम जानते हैं समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पहला क्वेश्चन में भी था, समतल और उत्तल द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं। तो हम लोग पीछे पढ़े हैं कि दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल का चेहरा देखने में और उत्तल का गाड़ी के साइड मिरर में इसका मुख्य उपयोग है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रकाश के नियम निर्धारित होता है, मतलब प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभी आपको पढ़ाए थे। फिर एक और क्वेश्चन अगला है हम लोग के पास, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों में पेशेंट के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करता है? तो इसका होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग याद रखेंगे, हजामती दर्पण मतलब दाढ़ी बनाने में। डॉक्टर इसका उपयोग मरीजों मतलब पेशेंट का दांत नाक कान को देखने में करता है। और उत्तल का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तन
पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो ये आंसर होगा। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आपको बता दिए हैं कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक और सीधा बनता है प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाता है? उसको पारदर्शी कहते हैं। जिस पदार्थ को प्रकाश पार नहीं कर पाता अपारदर्शी कहलाता है। और वह पदार्थ जिसका कुछ ही भाग प्रकाश पार कर पाता है उसको पारभासी कहते हैं। तो ये याद रखेंगे आप लोग, यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हमारी आंखें जो देख सकती हैं वह वस्तु क्या होती है? तो वह वस्तु प्रदीप्त होती है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन, मतलब वही फिर क्वेश्चन है, ऋणात्मक मान है आवर्धन का, तो प्रतिबिंब यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो हम पढ़ चुके हैं, अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर का, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है तो वो दर्पण होगा संभवतः। तो इसका आंसर होगा समतल और उत्तल। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया है तो वस्तु को स्थित कहाँ होनी चाहिए? मतलब तो हम पढ़े हैं कि जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक बोल रहा है तो हम लोग जानते हैं कि सिर्फ अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक बनता है, समतल और उत्तल द्वारा काल्पनिक बनता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो अभी पढ़ लिए हैं, हमेशा जो है उत्तल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और छोटा होता है। तो यहाँ आभासी दिया हुआ है, आभासी सीधा और छोटा होता है, तो यहाँ हम लोग सीधा इसका आंसर लिखेंगे। आप याद रखने के लिए इसको पूरा नोट्स कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 27 में हम लोग, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा? तो ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो आपको आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो हम लोग सब जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 10⁻³ गुना 10⁻8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, यानी कि यहाँ फिर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और इसे आभासी भी कहा जाता है। यह समतल और उत्तल द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो हम जानते हैं कि काल्पनिक आवर्धित जो है अवतल दर्पण द्वारा बनता है। संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में, याद रखेंगे। युग्मी फोकस जो है सिर्फ अवतल दर्पण में संभव है। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दे दिया गया है, तो आप लोग उसको नोट कर लेंगे वीडियो को रोक के। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा, तो वो अवतल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो उत्तल होगा। तो याद रखेंगे, प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा तो वो उत्तल में बनता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी वस्तु को हम अपनी तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश परावर्तित करे प्रकाश का। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, अगला नंबर 35 देखेंगे, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता? तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अवतल दर्पण फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस के समांतर होता है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, इसके समांतर होता है तो एफ से होकर गुजरता है। तो इसका आंसर ये एफ हो जाएगा। मतलब एफ यहाँ एफ पे कह रहा है, तो एफ पे जब प्रकाश की किरण पड़ता है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। 4 गो नियम है जो आपको याद रखना है। यहाँ होगा प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 37 नंबर में, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? तो हम समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन क्या होगा?
हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से कि जो परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो आप 60 डिग्री है तो 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। हम जानते हैं F बराबर R/2 होता है, तो 32 है तो F बराबर R/2 करेंगे तो 32/2 16 हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फोकस दूरी F 20 दिया है तो R बराबर 2 होता है, R बराबर 2F होता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा। इस तरह से 40 क्वेश्चन हम लोग आज देखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 2025 के लिए। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम देखते हैं जो 2025 के लिए इम्पोर्टेंस है। आप लोग पहला चैप्टर से इसको बना के नोट कर लेंगे, जो इस प्रकार से यहाँ 10 है, आप लोग इसको नोट करके बनाएंगे। जो प्रॉब्लम